नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कूलाम नियम या कूलाम बल के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा कूलाम नियम और उसका फॉर्मूला और उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम ले लिया जाए तो दोनों आवेशों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप निर्वात में देखते हैं या वायु में देखते हैं, दोनों को आप सेम मान सकते हैं। वैसे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वायु में भी वही मानते हैं, निर्वात में भी वही मानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर निर्वात में दो आवेश रखे गए हैं और इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम नहीं है, या यूँ कह सकते हैं वायु भी मान सकते हैं। तो इन आवेशों के बीच की दूरी r, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होगा। हम जानते हैं कि ये जो k है नियतांक है और इसका फॉर्मूला 4πε0 होता है। k बराबर 1/4πε0। इस k की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, 9 × 10⁹। ε0 8.854 × 10⁻⁻12। यहाँ आपको मात्रक लिखना है, k का मात्रक और ε0 का मात्रक मैंने आपको बता रखा है। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। याद रखें, यहाँ जो k मैं आपको बता रहा हूँ, ये k 9 × 10⁹, ये इसका मान है। इसका मात्रक आप खुद निकालेंगे। दोनों k का और ε0 दोनों का मात्रक आपको ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है। ये तो कब की बात है, जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है या वायु है, तब फॉर्मूला ये हो जाएगा। लेकिन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम है, बीच में मान लो जल भर दिया, तेल भर दिया, दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के मध्य अब क्या आ गया है, मीडियम आ गया है। यहाँ पर आपको एक शब्द इस्तेमाल होगा, सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को ε r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ε0 मतलब कोई माध्यम नहीं है, वायु का भी यही होता है। लेकिन ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता ER, इसको प्रदर्शित करते हैं K से। पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये K अलग नियतांक है और ये वाला K जो है अलग नियतांक। ये वाला K किसके बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी या माध्यम की या आपेक्षिक विद्युतशीलता के, ER। ध्यान रखें, और इस ER के बराबर है K, और यहाँ पर ये K जो है वो ये वाला नहीं है, इसका मान तो ये होगा 9 × 10⁹। ये वाला K है परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक माध्यम के लिए K या परावैद्युतांक या परावैद्युत मान जो है वो अलग अलग होता है। तो ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये K है 9 × 10⁹। एक तो ये याद रखना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब है किसी एक के कंपैरिजन में, तुलनात्मक अध्ययन। क्या, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता और ऊपर लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता।
अगर किसी माध्यम की विद्युतशीलता में निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे देंगे तो आपके पास उस माध्यम की सापेक्षिक या रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। वैसे कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं, घनत्व डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, वही घनत्व होता है। ऐसे ही जो नीचे जिसका भाग दिया जा रहा है उसकी तुलना में जो माध्यम है उसकी परमिटिविटी निकाली जा रही है। तो आप तो सीधा याद रखें, रिलेटिव परमिटिविटी किसी माध्यम के लिए क्या होगी, उस माध्यम की विद्युतशीलता बटे में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मान आपके पास है, माध्यम की परमिटिविटी आपको दे रखी होगी एप्सिलॉन एम। ई आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नोट। एक बार फिर कह रहा हूं, ये के है परावैद्युतांक जो बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी के, और ये के अलग कांस्टेंट है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। जल के लिए परावैद्युतांक का मान 80 और वायु के लिए 1 होता है। के का मान कभी भी 1 से कम नहीं होगा, इस बात का याद रखें। के का मान मिनिमम 1, इससे कम नहीं हो सकता। अब आपको किसी माध्यम में बल निकालना है तो निर्वात या वायु में जो बल था उसमें भाग दे दो किसका, ई आर का। या वही बात, उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल है निर्वात या वायु में उसमें किसका भाग दे दो, के का। यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु है, बाद में इनके मध्य कोई माध्यम डाला जाता है तो बल का मान कम होगा, क्योंकि भाग देंगे आप के का, और के 1 से कम है नहीं। 1 से कम होता तो चलो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन के या एप्सिलॉन आर का मान 1 से कम नहीं आएगा। इसका मतलब अगर निर्वात में उपस्थित 2 आवेश हैं, उनके मध्य माध्यम डाल दिया जाता है तो बल के मान में कमी होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि 2 आवेशों के मध्य माध्यम रखने पर बल में क्या होगी, कमी, और परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा कमी उतनी ही ज्यादा होगी। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर एयर बराबर √k इंटू आर एम। ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब आपको ऐसा करना है कि 2 आवेश है, उनके बीच में कोई माध्यम रखा हुआ है और उस दूरी को आप वायु के तुलनात्मक रूप से पढ़ना चाहते हैं, वायु के कंपैरिजन में। तो √k इंटू आर एम, जितनी दूरी है माध्यम की उसको √k से गुणा कर दो, वायु की तुलनात्मक दूरी आ जाएगी। जैसे एक सिंपल सी अप्रोच देखो, 2 आवेश एक दूसरे से d दूरी पर है, इनके बीच में t मोटाई की एक पट्टिका डाल दी जिसका कोई माध्यम है। अब आपको तुल्य वायु दूरी निकालनी है। तो देखो यहां से यहां तक वायु है, इस d में से t घटा देंगे तो वायु आ गई, और ये जो t मोटाई है वो कोई माध्यम होगा। अब उस माध्यम वाली डिस्टेंस को भी वायु के तुलनात्मक रूप से बदलना चाहते हैं तो इसकी मोटाई को √k से गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा इफेक्टिव एयर गैप या तुल्य वायु दूरी। इफेक्टिव एयर गैप या तुल्य वायु दूरी निकालने के लिए माध्यम की कितनी दूरी है उसको √k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से गुणा कर दो, तुल्य वायु दूरी या इफेक्टिव एयर गैप आ जाएगा। यहां से आपको क्या समझ में आया,
ये एक तो बात याद रखनी है, ये के जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ है वो अलग है और परावैद्युतांक अलग है। परावैद्युतांक ER रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है, जिसका कोई मात्रक नहीं होगा। जो इसका होगा ये इसका होगा, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक या विमा क्या है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है εm/ε0। जल के लिए 80, वायु के लिए 1 के का मान कभी 1 से कम नहीं होगा। अगर दो आवेशों के मध्य माध्यम रखा जाता है तो बल का मान कम हो जाएगा। तुल्य वायु दूरी इफेक्टिव एयर गैप निकालना है तो माध्यम की जो दूरी है उसको √ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से गुणा कर दो। R एयर इफेक्टिव एयर गैप आपके पास आ जाएगा। जैसे ये दो आवेश है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इस T मोटाई के जो माध्यम है उसको अगर एयर के कंपैरिजन में करना है तो √ के T आ जाएगा। अगर दो आवेश पहले निर्वात या वायु में हैं और बाद में उनके बीच में कोई माध्यम लाया जाता है तो पहले जो बल लग रहा था उसकी तुलना में अब बल कम हो जाएगा। कितना कम होगा? बटे में K। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही बल कम होगा। तो जब दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में हम अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसको मैंने कहा है तुल्य वायु दूरी इफेक्टिव एयर गैप या इक्विवेलेंट एयर गैप। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है D। इन दोनों आवेशों के मध्य एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक 4 है। इसका मतलब निर्वात या वायु नहीं है, कोई माध्यम है। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो हमने कितनी बता रखी है? 8 सेंटीमीटर। जब 8 सेंटीमीटर दूरी पर 4 परावैद्युतांक वाला माध्यम है तब लगने वाला बल F है। अब हम चाह रहे हैं, यदि हम चाहें कि इन दोनों आवेशों के मध्य माध्यम को हटा दें और निर्वात या वायु कर दी जाए, माध्यम आपने जो भी रख रखा था हटा लिया तो निर्वात या वायु हो जाएगा। फिर हम चाह रहे हैं कि बल उतना ही रहे जितना पहले था। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी रखें कि लगने वाला बल पहले जैसा ही हो, F के बराबर। तो अब एयर हो गया, R एयर बराबर √ के RM। K कितना है? 4। RM कितना है? 8 सेंटीमीटर। जब माध्यम था तब दूरी √4 का मतलब 2 और यहां से 16 सेंटीमीटर। अगर आपको उतना ही बल रखना है तो अब 8 सेंटीमीटर की जगह दूरी 16 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी, क्योंकि परावैद्युतांक कितना है? 4। ध्यान से देखिए, 4 परावैद्युतांक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 8, बल है F। अब आप बल उतना ही रखना चाहते हैं लेकिन माध्यम को हटा देना चाहते हैं, वायु या निर्वात रखना चाहते हैं, तो दूरी कितनी? 16 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं तुल्य वायु दूरी इक्विवेलेंट एयर गैप। मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य जब माध्यम है, जब दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यही माध्यम के स्थान पर अगर निर्वात या वायु होती तो 16 सेंटीमीटर होती। मतलब इस माध्यम में 8 सेंटीमीटर की दूरी वायु में 16 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है। दो आवेशों के मध्य निर्वात या वायु के स्थान पर कोई माध्यम हो तो लगने वाला बल कम हो जाता है। Fm मीडियम में बल
जो निर्वात में बल है उसके बटे में के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी ER, और ER क्या है, एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये है रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दो क्वेश्चन देखिए, पहला है दो आवेशों के मध्य परावैद्युतांक कितना है, 2 वाला माध्यम रखने पर उनके मध्य बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जानते हैं कि Fm पहले जो बल है बटे में K, और K कितना है 2, इसका मतलब बल पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। K दे रखा है, माध्यम में रखने पर पहले निर्वात में था तो F, 2 परावैद्युतांक है तो F बटे 2 पहले का आधा। एक सिंपल सा सवाल, निर्वात में 2 आवेशों के मध्य आकर्षण बल F लग रहा है, यदि इनके मध्य संपूर्ण दूरी में तांबे की एक प्लेट रख दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल 0 हो जाएगा, बल घटेगा, बल बढ़ेगा या अपरिवर्तित होगा। याद रखें, जब निर्वात या वायु में है तब बल है F, कोई माध्यम है तो उसका जो परावैद्युतांक है वो बटे में K का मान 1 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब निर्वात या वायु में 2 आवेश है, बाद में अगर उनके मध्य कोई माध्यम या तांबे की प्लेट रखी जाती है तो बल का मान सदैव ही कम होगा। तुल्य वायु दूरी आपको अच्छे से समझनी है। कोई माध्यम है उसका निर्वात में बटे में K, जो भी निर्वात में बल था उसमें K का भाग दे दो, K ER के बराबर है। एप्सिलॉन R का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामने हैं, एक एक बात को क्लियरिटी से पढ़ें, समझें। एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे दूर नहीं है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 आवेश है जिनके मध्य निर्वात या वायु है, यदि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा जाता है तो बल का मान कम हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, 2 बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर K परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते, दूरी बदली नहीं है। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या है। पहले वायु में था तो वायु में F क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R², K क्या होता है 1/4πε0। अगर कोई माध्यम रहा होगा तो ε0 की जगह εm। आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बराबर εm अपॉन ε0, तो εm का मान यहाँ से εr ε0 हो गया। इस εm की जगह εr रख दिया, 1/εr को बाहर रख दिया, और ये पूरा किसके बराबर हो गया, निर्वात या वायु में बल के बराबर। इसका मतलब Fm बराबर F एयर बटे εr, रिलेटिव परमिटिविटी ही बराबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो F एयर अपॉन K। अब आपसे पूछ रहा है F निर्वात में बटे में F माध्यम का अनुपात, F एयर या निर्वात बोल सकते हैं। ये देखो बटे में माध्यम में जो होगा वो निर्वात में या एयर में, और बटे में के ऊपर चला जाएगा, निर्वात से निर्वात कैंसिल, आंसर K अनुपात 1। कहने का मतलब ये है कि F एयर अपॉन कोई भी F मीडियम, इस मीडियम का जितना K बटे में 1, K अनुपात 1 के बराबर होगा, क्योंकि एयर का वायु के लिए या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1, और यहाँ पर जो भी माध्यम का होगा जितना भी K होगा अनुपात उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एयर दूरी सेम है बटे में मीडियम K अनुपात 1। अगर यही
एफ एम बटे एफ एयर बोलता तो ये आंसर होता है। क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो ये मैंने लिख दिया, एफ निर्वात या एयर बटे एफ मीडियम बराबर के अपॉन ए। के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर। ध्यान से देखना भाई, जल के लिए मैंने 80 लिखा है, उसको आप 81 भी लिख सकते हैं ताकि इसका अंडर रूट करें तब 9 आ जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, दो आवेश हैं जिनके मध्य जो है वो निर्वात या एयर है, तब बल कितना लग रहा है? 10 की पावर -4 न्यूटन। दोनों के बीच की दूरी अभी भी समान है, लेकिन अब माध्यम ऑयल रख दिया तो बल कितना हो गया? 2.5 × 10 की पावर -5 न्यूटन। आपसे पूछ रहा है के का मान बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपको पता है एफ एयर या निर्वात अपॉन में एफ एम। एफ निर्वात की 10 की पावर -4, मीडियम का ये ऊपर चला गया प्लस में, तो 10 बच गए, 2.5 पॉइंट हटाए, ऊपर 100 हो गए, 25 चौके 100। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया? 4 हो गया। अगर पहले वायु थी तब बल ये था, दूरी वही है, माध्यम ऑयल हो गया, बल ये हो गया। एयर बटे माध्यम बराबर किसके है? के अपॉन में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब निर्वात में कितना था? 10 की पावर -4, माध्यम में 2.5 × 10 की पावर -5। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा। और याद रखें, परावैद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। आवेशों के मध्य अगर कोई मीडियम रखा जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। बार बार इन चीज़ों को देखो। कूलाम नियम से रिलेटेड सारी बातें हमने बात कर ली है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये माध्यम और निर्वात या वैक्यूम, इसके कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ बेसिक बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है ताकि एग्जाम का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो। इस पॉइंट से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। एक तो आप ये बात याद रखें कि के जो है वो एक नियतांक है जिसका मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और ये जो के का मान है वो याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट का मान 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। एक होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो, और इसको के, बहुत बार मैं आपको कह चुका हूँ ये के अलग है और ये के अलग है। इस नियतांक को रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाएगा। अगर आपको आर या दूरी एयर के लिए निकालनी है, √k, ये के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, इनटू RM मीडियम में दो आवेश के बीच की दूरी। तुलनात्मक रूप से आप ज्ञात कर सकते हैं। पानी के लिए परावैद्युतांक 80 मैंने आपको बताया, 81 भी लिख सकते हैं ताकि अंडर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? 1। किसी माध्यम में बल का मान वायु या निर्वात में बल बटे के, ये के क्या है? याद रखें ये परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको ER भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। वायु या निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, या वायु में बल और माध्यम में बल का अनुपात, उस माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक बटे 1 होगा। निर्वात या वायु में रखे गए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F एयर, समान आवेश समान दूरी पर हैं और माध्यम है उसमें लगने वाला बल FM का मान F एयर अपॉन K क्या है? परावैद्युतांक, और वायु में ज़्यादा होगा बल का मान माध्यम की अपेक्षा। तो दो आवेशों के मध्य अगर माध्यम रखेंगे कोई भी, जल, तेल, तो बल का मान कम हो जाएगा।
परावैद्युतांक का विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। दोस्तों परावैद्युतांक क्या है ये देखिए, ई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, माध्यम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो है और अनुपात की कोई विमा या कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, कोई विमा नहीं। एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। माइका का परावैद्युतांक बताइए। मैंने आपको बोला था कि परावैद्युतांक 1 से कम नहीं हो सकता। देखो एक तो किसका है, वायु का, तो माइका का तो नहीं हो सकता, 1 से कम होता ही नहीं है। परावैद्युतांक अनंत हो नहीं सकता, तो मान क्या आ जाएगा, 1 से ज़्यादा। एक कॉन्सेप्चुअल बात कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको सीधे सटीक तरीके से याद रखना है। 2 आवेश है प्लस क्यू, इनके मध्य एक आवेश रखा गया है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू से मैंने इसको बोला है। ये आवेश इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। केवल ये दोनों आवेश नहीं, जो बीच में रखा आवेश वो इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था में है, और ये साम्य अवस्था स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्थायी साम्य अवस्था है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको इधर करेंगे तो प्रतिकर्षण की वजह से वापस चला जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मीन जहाँ पर भी है उससे अगर थोड़ा भी आगे हटाएं तो बिना किसी और बल के आवेश वापस चला जाए। आप इसको लेके यहाँ हो, ये वापस चला जाए। लेकिन यही आवेश है और बीच में माइनस क्यू है, तो ये आवेश यहाँ पर इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन अगर इधर करेंगे तो ये आकर्षित कर लेगा, इसको वापस नहीं जा पाएगा। स्टेबल का मतलब अपनी पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करें तो वापस चला जाए, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो माइनस क्यू साम्य अवस्था में तो है, लेकिन कौन सा साम्य है, अनस्टेबल। एक फॉर्मूला या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लस क्यू आवेश है, बीच में ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एक अपोजिट आवेश होगा Q/4। अगर यहाँ पर ये आवेश हो तो नेट बल है तीनों के लिए वो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 ऑन ऑल चार्ज। अगर यहाँ माइनस माइनस है तो बीच में Q/4 प्लस में होगा, और इन दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होंगे सभी आवेश, तीनों आवेश, लेकिन कौन सा होगा, अनस्टेबल, अस्थायी साम्य अवस्था। तो स्थायी साम्य अवस्था केवल इस पोजीशन में है, इसके बारे में याद रखें। 2 आवेश है, उनके बीच में अगर Q/4 अपोजिट चार्ज वाला हो तो नेट बल इस सिस्टम पर क्या हो जाएगा, 0, नेट फोर्स 0 ऑन ऑल चार्ज। इसके बारे में मैंने आपको न्यूमेरिकल बता भी रखा है। ये एक एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में अच्छे से याद रखेंगे तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कूलाम नियम का एक और कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत अच्छी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन। तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको कूलाम बल का और गुरुत्वाकर्षण बल का। देखिए आपके पास 2 आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी r है। इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपॉन r², इसे ही कूलाम बल कहते हैं। लेकिन आपके पास 2 द्रव्यमान हैं, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी r है, इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G, कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक m1 m2 अपॉन r²। पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करते, कितना भी वेग से आवेश को गति करवाइए उनका मान नहीं बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालें तो पहले कूलाम बल इंटू में r² और इसका अनुपात आपके सामने ऐसे आ जाएगा। देखिए अब अगर आप ये मानते हैं
कि दोनों आवेश इलेक्ट्रॉन हैं, Q1 Q2 बराबर है और जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, तो E का स्क्वायर। M1 M2 बराबर है और जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो M G M स्क्वायर, और किसका? प्रोटॉन का। ये भी कह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, वैद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर आपको स्थिर वैद्युत बल या कूलाम्ब बल और ग्रेविटेशनल फोर्स में और भी अंतर निकालने हैं तो देखिए, ये बल मीडियम पर डिपेंड करता है और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। मीडियम में जो बल होगा वो एयर में जो बल है उसमें बटे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कूलाम्ब बल अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का होगा। ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। कैसा भी मीडियम हो, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो लगेगा ही, और ये ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चीजें आपस में प्रतिकर्षण नहीं कर सकती, ये केवल और केवल आकर्षण करेगी। अगर आप नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और सेल या कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलाम्ब बल निकालना चाहें तो फॉर्मूला ये, Q प्रोटॉन Q इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज, और दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये। और इन दोनों के अनुपात से एक बड़ी रोचक जानकारी आपको मिलती है कि जो कूलाम्ब बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणा 10 की पावर 39 गुना ज़्यादा होता है। कूलाम्ब बल का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है? अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 39 इतने गुना ज़्यादा होगा। ये Fe, ये Fg। Fg और Fe संरक्षी बल है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सिमिलरिटी है। और कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल का मतलब है ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य या वर्क डन जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। कंजर्वेटिव फोर्स, कूलाम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों संरक्षी बल है। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाते। और कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कंजर्वेटिव या संरक्षी बल है। एक और जानकारी, दोनों फोर्स निर्वात में भी अप्लाई हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों निर्वात में भी लगते हैं, माध्यम में भी लगते हैं। माध्यम बदलने से गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माध्यम बदलने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलाम्ब बल में परिवर्तन होगा। और माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा, कूलाम्ब बल उतना ही कम होगा। तो दोस्तों, कूलाम्ब बल उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनके क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। इनको आप बड़े शानदार तरीके से देखें, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।